ये आप लोग पढ़ लेंगे तो फिर ठीक है, लेकिन मेरी ये राय है कि मैक्सिमम लोग क्लास में आए, क्योंकि भी मजा नहीं आता क्लास में। देखे ना, आप पढ़ाने आए हैं, क्या हाल है, और आगे बच्चे नहीं है तो फिर मजा तो नहीं ना आया। तो लिहाजा 2 o'clock, ठीक है, चल बिस्मिल्लाह। किसके ऊपर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऊपर। देखिए सबसे पहले तो 1-2 पॉइंट जहन में ले आते हैं हम पहले शुरू में। देखिए ये एक बिल्डिंग है, अच्छी है, बिल्डिंग ऐसी होती, क्या हाल है, ये एक बिल्डिंग है। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है, अगर ये कोई बंदा हमारे साथ डील करे कि वो इसे खरीदना चाहता है और इसके लिए हमें कोई एडवांस दे जाए और लेटर ऑन डील फेल हो जाए, डील इनकम्प्लीट रह जाए या आगे ना चल सके, तो हम इसे कहते हैं फोरफिटेड इनकम। और फोरफिटेड इनकम को हम डाल देते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में दे गया था पैसे, फिर नहीं आया, वो पैसे फोरफिटेड इनकम में चले गए। लेकिन अगर हम इसको सेल कर देते हैं और सेल करके हम इसमें से प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो ये जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में, चाहे हमने ये बेचा है या इसके साथ वाला प्लॉट भी बेच दिया, ये जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। अच्छा, लेकिन अगर कोई बंदा हमें कंसीडरेशन फॉर वोकेशन दे जाता है, यानी ये बिल्डिंग हमारी भी नहीं है, लेकिन कोई बंदा आता है और आगे कहता है कि इसको खाली कर दो, और हम इसे वोकेट करने के और पोजेशन देने के उससे क्या लेते हैं, मनी, पैसा मांगते हैं, तो ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर इसके अंदर कोई प्लांट लगा हुआ है तो तब भी किसमें जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और अगर इसके साथ हम कोई यूटिलिटीज या सर्विसेज दे रहे हैं वाइल विद द रेंट, रेंटिंग के दौरान, तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अब देखिए मकान के हवाले से कितने डिफरेंट क्लॉज बन रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी बेचने गए थे, नहीं बिकी, एडवांस ले लिया था, वो चला गया फोरफिटेड इनकम में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मकान बिक गया, प्लॉट बिक गया, पैसे कमा लिए, गेन कर लिया, ये जाएगा किसमें, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। अच्छा, कंसीडरेशन आर वोकेटिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग को खाली कर दिया लेकिन पैसे लिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बिल्डिंग रेंट पे दी लेकिन उसके अंदर प्लांट लगा हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और बिल्डिंग जो है वो हमने, यार ये जब दोबारा चलता है ना तो अक्सर माइक जो है इसका बंद होता है, तो माइक लाजमी चलाना चाहिए बंदे को। ये बहुत बड़ा जुल्म है बच्चों के साथ कि वो हमें देख रहे हैं, हमारी आवाज नहीं सुन रहे, तो आप हमेशा इस चीज का ख्याल रखना। अच्छा बच्चों, यहां तक कोई चीज मुश्किल? ठीक है, बिल्कुल जी, सारा लेक्चर याद आ गया पिछला हमें? अच्छा, अब और ये डिफरेंट मौकों पे पढ़ाया हुआ है, सारा एक मौके पे नहीं पढ़ाया हुआ आपको। अच्छा, अब बच्चों बात ये है कि अगर हम यूं कहें कि लोन, डिपॉजिट फॉर शेयर, एडवांस एंड गिफ्ट, यहां 3 बातें, डिपॉजिट फॉर शेयर है, एडवांस है, गिफ्ट है और लोन। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपने ये याद रखना है कि पाकिस्तान में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक काले हैं और एक गोरे, नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे 2 तरह के लोग रहते हैं। हाँ, ये भी एक अच्छी तकसीम है। तो 2 तरह के लोग,
एक वो लोग हैं जो कैलकुलेटर गिरा देते हैं। अच्छा सही है। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि कुछ वो लोग हैं who are holding NTN, ऐसे लोग हैं जिनके पास NTN है, और दूसरे वो हैं नॉट होल्डिंग NTN। इन दो तरह के लोग हैं, एक वो जो NTN जिनके पास है, दूसरे नहीं है। जिन लोगों के पास NTN है ये जिम्मेदार लोग हैं, इन्होंने बकायदा तौर पे अपना टैक्स नंबर जो है नेशनल टैक्स नंबर लिया हुआ है। इसका मतलब ये रिटर्न फाइल करते हैं, बकायदा बताते हैं हुकूमत को कि हमारी इतनी आमदनी है और ये सूरत। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास NTN नहीं है, ये जिम्मेदार लोग हैं। लेकिन इसमें इनकी एग्रीकल्चर इनकम परवाह नहीं करते। अच्छा बहरहाल चले, हमें उससे क्या लगे, हमें असल में बात करनी चाहिए जो यहाँ रिलेटेड है। यहाँ जो बात रिलेटेड है वो ये है कि जो NTN होल्डर है उन्हें लोगों को पैसा देना या डील करने में दो ऑप्शन अवेलेबल है। उसमें से एक ऑप्शन ये है कि वो क्रॉस चेक दे सकते हैं, और दूसरा वो कोई भी बैंकिंग चैनल यूज कर सकते हैं। एक वो क्रॉस चेक दे सकते हैं, दूसरा वो कोई भी बैंकिंग चैनल यूज कर सकते हैं। लेकिन जो लोग NTN होल्डर नहीं है वो लोग सिर्फ क्रॉस चेक दे सकते हैं। अब फर्क क्या हुआ? क्रॉस चेक आप बच्चे जानते हैं कि आमतौर पे जब हम चेक बनाते हैं तो उसकी लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे अगर दो लाइनें हम इस तरह खींच दें तो इसका मतलब होता है कि ये कैश के लिए नहीं है, ये इसके अकाउंट में जमा होगा और फिर पैसे इसके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे और फिर ये यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ आई बात की? इस तरफ दो लाइन खींच दी, अमाउंट लिख दी। अच्छा, ऊपर नाम भी आमतौर पे लिखा जाता है, जैसे मोहम्मद रिजवान, ठीक है जी, और जो अमाउंट है वो वैल्यूज में भी यानी नंबर में भी और वर्ड्स में भी, दोनों में लिख देते हैं, और नीचे हम अपने साइन कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो अमाउंट है ये उसके अकाउंट में ट्रांसफर होती है। ये ऑप्शन दोनों के पास है, NTN होल्डर और नॉन NTN होल्डर या नॉट NTN होल्डर, दोनों के पास ये ऑप्शन मौजूद। लेकिन बैंकिंग चैनल, अदर बैंकिंग चैनल यूज करने की ऑप्शन सिर्फ उसके पास है जिसके पास NTN नंबर है। अच्छा, अब ये अदर बैंकिंग का क्या मतलब है? कोई ऑनलाइन ट्रांसफर ये कर सकता है, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से सीधे पैसे उठा के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है क्योंकि इसके पास NTN मौजूद है। अदर बैंकिंग चैनल ये हो सकता है कि ये कैश का चेक भी दे सकता है, लेकिन कैश तो बहरहाल दोनों ही नहीं दे सकते। कैश की इजाजत दोनों को नहीं है, ट्रांजैक्शन वाया बैंक ही होनी चाहिए। अब इसके अंदर मसला ये है कि अमूमी तौर पे होता है ये कि जो बंदा गलती करता है सजा उसे मिलती है, लेकिन ये वाहिद मामला है जिसमें गलती करने वाले को सजा नहीं मिलती, सजा उसको मिलती है जिसको पैसा मिला। ये बड़ी अजीब बात है कि गलती किसी से पैसा दिया है लेकिन सजा किसको मिल रही है? जिसको पैसा ट्रांसफर हुआ। बहरहाल यहाँ क्या लिखता है? यहाँ लिखता है कि अगर तुम्हें लोन देना पड़े, अगर तुम्हें डिपॉजिट इशुएंस शेयर के लिए देना पड़े, अगर तुम्हें किसी को गिफ्ट भी देना हो, अगर तुम्हें किसी को एडवांस भी देना हो, तो बाय अ पर्सन रिसीवर ऑन अ टैक्स ईयर ऑन अनदर पर्सन नॉट बीइंग अ बैंक और अ बैंकिंग कंपनी। ना तो वो बैंक है ना वो बैंकिंग कंपनी है। देखिए बंदा है ना, आम बंदा, मतलब असद, उमर, जवेद, बैंक तो नहीं है। बैंक को इजाजत है उसको मर्जी कैश दे, क्योंकि बैंक का कारोबार ही कैश देना, उसको इजाजत है, लेकिन आम इंसान को कैश की इजाजत नहीं है। तो कहता है बाय अ पर्सन रिसीवर ऑन अ टैक्स ईयर फॉर अनदर पर्सन
अब ब्रैकेट छोड़ देते हैं, एंड दिस पर्सन ऑन गिविंग एंड, वो बंदा जो गिविंग एंड पे, गिविंग एंड पे कौन है? गिविंग एंड जो दे रहा है, जो दे रहा है, तो गिविंग एंड पे है, नेशनल टैक्स नंबर होल्डर है, he or she can use cross check or banking channel for person holding national tax code number. If he or she do so, the amount will be included in the income from other source in the tax return of the receiving party. अगर उसने ऐसा किया, यानी उसने बगैर एनटीएन होल्डर के उसे कैश दे दिया, यानी वो एनटीएन होल्डर नहीं है और उसने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, या चले एनटीएन होल्डर भी है उसने कैश दे दिया, तो जिस बंदे ने रिसीव किया है उसके किस खाते में डाल देंगे? अदर सोर्स में। इसका मतलब ये हो गया कि ये बंदा एनटीएन होल्डर है और ये बंदा रिसीविंग एंड पे है। इस बंदे ने इसको कैश दे दिया, किस में जाएगा? इसके इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि कैश अलाउ नहीं था। इसने कैश क्यों दिया? इसने कैश क्यों दिया? कैश देना गलत है। अच्छा, अब देखिए, अगर ये क्रॉस चेक दे देता देन क्या होता? देन ये वैलिड होता, फिर ये एग्जेम्प्ट हो जाता। और अगर ये ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता तो भी क्या होता? एग्जेम्प्ट हो जाता। क्यों? ये एनटीएन होल्डर है। लेकिन सजा किसको मिल रही है? रिसीवर को। क्लियर जी? अब इसी एग्जांपल को रिपीट करते हैं। अब ये बंदा एनटीएन होल्डर नहीं है, ये बंदा एनटीएन होल्डर नहीं है, नॉट एनटीएन होल्डर या नॉन एनटीएन होल्डर डाल देते हैं। ठीक है जी? अच्छा, ये उसको दे रहा है पैसे और कैश दे रहा है, तो किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इसके काउंट हो जाएगा, इसको टैक्स लग जाएगा ना, जब उसकी आमदनी में आ जाएगा तो टैक्स लगेगा। अच्छा, अगर ये इसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता है तो भी जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। क्यों? एनटीएन होल्डर नहीं ना है। एनटीएन होल्डर होता तो फिर क्या होता है? एक इजाफी ऑनलाइन ट्रांसफर में भी उसको नुकसान ना होता। अच्छा, लेकिन अगर ये क्रॉस चेक दे दे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये नहीं जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंदा एनटीएन होल्डर है वो दो तरीकों से काम कर सकता है, चाहे तो क्रॉस चेक दे चाहे तो ऑनलाइन ट्रांसफर करे, उसके पास दोनों तरीके ठीक है। कैश सिर्फ सही नहीं है, और जिस बंदे के पास एनटीएन नहीं है उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है, क्या करे? क्रॉस चेक दे। उसके अलावा उसने कोई भी हरकत की तो उसका क्या होगा? टैक्स लगेगा। क्लियर बच्चों? चले इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं और फिर देखते हैं आपको बात समझ आई है बच्चों को। अब देखते हैं बात कितनी समझ आई है। जमीर एक आदमी है, इसका जमीर जिंदा है इसलिए इसको जमीर कहते हैं कि जमीर इज रनिंग अ कैंटीन इन द सीएफई, वो जो ऊपर हमने लगाई वहां पर। अच्छा, ही इज गेटिंग सैलरी ऑफ ₹6 लाख, क्या? फॉर इंकरेजमेंट फ्रॉम द ओनर, यानी मालिक की तरफ से सीएफई की कैंटीन चलाने वाले को 6 लाख रुपए साल की सैलरी भी मिल गई कि तू ऊपर धूप में बैठा हुआ है, कैंटीन बड़ी अच्छी चला रहा है, समोसे तेरे ताजा और खस्ता हैं, केक तो खुद बनाता है, चिकन रोल तो खुद बनाता है, दही पल्ले तो खुद बनाता है, तो तुझे 6 लाख यानी 50,000 महीना मिला साल। लेकिन उसके अलावा भी उसने इस साल कुछ शरारतें की हैं टैक्स ईयर 2021 में। देखते हैं क्या कुछ हुआ है। इनकम फ्रॉम सैलरी उसको मिला है 6 लाख रुपया, क्योंकि जाहिर है एक कॉलेज की छत पे कैंटीन चलाने का इनाम तो मिलना चाहिए, बिजली के खर्चे, बच्चों की बदतमीजियां, फर्नीचर का तोड़ना, सब बर्दाश्त उसने करना। अच्छा बच्चों, अब उसके बाद कहते हैं ही गॉट ऑनलाइन लोन ऑफ 20,000। किससे? सवाल यह है कि स्टूडेंट की उम्र 17 साल है, उसका तो अभी सीएनआईसी नहीं बना, उसके पास एनटीएन होगा? नहीं होगा। तो ये क्या होगा? लोन लिया स्टूडेंट से, ये इसकी इनकम में जाएगा और किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम
अदर सोर्स में कितना? 20,000। अब ये रोएगा तो सही का मुझे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें लेने से पहले सोचना चाहिए था कि एनटीएन होल्डर नहीं तो उसे कहता बेटा अपने अब्बू से क्रॉस चेक बनवा लाओ, है ना, या अपने अकाउंट से क्रॉस, जो भी बच्चों का अकाउंट होता है उसका क्रॉस चेक दे दो। लेकिन ये उस वक्त लेते वक्त तो उसको पसूड़ी पड़ी थी, वह मिल जाए। अच्छा, ही गॉट लोन ऑफ 25,000 इन कैश। कहां से लिया सर? इनाम से। ये जो अकाउंटिंग पढ़ाते हैं यहाँ पे सर, इनाम। अच्छा, वो सबमिट करते हैं टैक्स रिटर्न भी, लेकिन बहरहाल भैया उन्होंने दिया क्या है? कैश दे दिया है। अब ये जो कैश दिया है, लोन फ्रॉम सरीनाम, ठीक है, और कितना? 25,000। लेकिन बच्चे तुमने किस में लिया है? कैश। लिहाजा ये भी किस में जाएगा? अदर सोर्स। हाँ, अगर वो ऑनलाइन कर देते या क्रॉस चेक दे देते तो हम काउंट नहीं करते। अच्छा बच्चों, अब आ गया, ही गॉट लोन ऑफ 28,000 इन चेक फ्रॉम सर दाऊद शाहिद हु सबमिट हिज टैक्स रिटर्न एवरी ईयर। अब टैक्स रिटर्न का मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वो सियाने आदमी ये ला समझते हैं। उन्होंने लोन तो दिया, लेकिन उन्होंने क्या दिया? चेक, और वो भी क्रॉस। कितने का? 25,000 का। यार खुदा का खौफ करो, टीचरों के पैसे मरवाने, हिसाब गलत करोगे कल को पैसे वापस कैसे मिलेंगे? और उन्हें पता था कि उन्होंने साइड वाली चिट पे साइन भी कराए, नहीं तो बाद में ये लेने मुश्किल हो जाएंगे ना, तो उन्होंने प्रूफ भी ले लिया। अच्छा, गॉट ऑनलाइन लोन फ्रॉम 20,000 फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर हु इज फाइलर, यानी दादी उसकी स्मार्ट है, वो अभी तक जाती है एफबीआर के ऑफिस और जाके फाइल रिटर्न करके आती है, यानी ये साड़ी वाली दादी है। अच्छा, तो लोन फ्रॉम दादी, एंड हाउ मच लोन? 20,000। क्योंकि ये ऑनलाइन है इसलिए क्या है? एग्जाम्प्टेड है। यार ये भी एग्जाम्प्टेड ना कर गए, ऐसे क्रॉस लगा देते हैं यहाँ पे और यहाँ लिख देते हैं कि ये 28,000 था, लेकिन हमने इसे छोड़ दिया, और ये 20,000 था, ये भी हमने इसे छोड़ दिया। हमने क्या छोड़ना था? एफबीआर ने छोड़ा अपने लॉ के मुताबिक। अच्छा बच्चों, अब आ गया क्या जी? ही आल्सो गॉट अ लोन फ्रॉम 10,000 बाय चेक फ्रॉम मिस्टर अरशद। ये जो अपना अरशद नहीं है, इसको भी नहीं छोड़ा, इससे भी कर्जा ले लिया है, और हु इज नॉट एनटीएन होल्डर, लेकिन वो बड़ा सियाना है, उसने किसमें दिया है? क्रॉस चेक। वैसे उसने क्रॉस नहीं लिखा, लेकिन हम डाल देते हैं क्रॉस चेक अरशद की खातिर सिर्फ, क्योंकि हमें चाय शाय पिलाता है, वो भी खुश है। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया जी? ही गॉट अनदर लोन ऑफ 30,000 फ्रॉम अ स्टूडेंट फेमस विद द नेम निकनेम रिची रिच, यानी एक अमीर सा लड़का यहाँ आता है टोटा पे, सोने की चेन, सोने की ब्रेसलेट, बहुत अमीर है। तो उसने कहा मौका अच्छा है, इससे भी पैसे मांग लेता हूँ। लेकिन ये जो पैसे मांगे गए हैं, किस में मांगे गए हैं? जाहिर है मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है ये इसने किस में ले लिए? कैश में लिए होंगे। उस बेचारे के पास का अमीर आदमी, उसकी तो जेब में लाख सवा लाख होता है। अच्छा, तो उसने 30,000 दे दिया, ये किस में चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। टोटल आप इसका खुद ही कर लेंगे, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं इसका टोटल करना। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है बच्चों? 6,70,000 लिख देते हैं यार। अब आ गया टोटल, किसी ने कर दिया, नेक बंदे ने 6,70,000। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, तो आप यकीन करें कि टैक्स का पेपर पास करना कोई बड़ी हो गया या छोटा सा एक लॉ का पार्ट है, और वो पार्ट है शेयर ऑफ न्यूली लॉन्च कंपनी। अगर एक नई कंपनी शेयर लॉन्च कर रही है, नई कंपनी शेयर लॉन्च कर रही है, कौन से शेयर्स हैं? न्यू शेयर्स लॉन्च कर रही है। एक नई कंपनी जो कन्वर्ट हुई है शेयर सेलिंग के लिए, पब्लिक लिमिटेड डिक्लेयर हुई है और शेयर्स बेच रही है, और उसने आपसे हिस्सेस की जो शेयर्स की जो बुनियादी पेमेंट है वो नकद ले ली है, कैश ले ली। उसे कैश लेनी चाहिए थी? नहीं, कैश तो किसी भी काम में अच्छा नहीं होता। अब उसने कैश ले लिया तो क्या होगा?
अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर इज चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल देंगे, किसकी? कंपनी की, कंपनी की अदर सोर्स में डाल। तो अगर कंपनी ऐसी बड़ी गलती कर जाए और अपनी जो है वो न्यूली लॉन्च कंपनी है और इश्यू करती है शेयर्स को, एंड द शेयर्स होल्डर हैव मेड द फुल पेमेंट इन कैश, तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगा? उसे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड कर देंगे। क्लियर जी? बंदा होगा ना, हाँ, लेने वाला, यही मैंने कहा ना। तो ये बंदा हो गया जिसने शेयर्स लेने हैं, तो ये कौन सा हो गया? इशूइंग पार्टी। और ये हो गई कंपनी जिसने रिसीव किए, तो रिसीविंग पार्टी है। रिसीविंग पार्टी हुई ना, यही तो मैंने कहा था। तो ये रिसीविंग पार्टी, कंपनी रिसीविंग पार्टी। क्लियर बच्चों? अच्छा, ये स्टेरिक जो लगा होता है, ये क्यों लगा होता है आपको पता है? हाँ, स्टेरिक का मतलब ये होता है कि ये लॉ टोटली मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, और अगर कोई बच्चा ओरिजिनल लॉ पढ़ना चाहे तो वो किताब से रिजू कर सकता है समझने के बाद। तो स्टेरिक का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ ज्यादा ही रद्दोबदल हो गया है। स्टेरिक का मतलब क्या है? अंग्रेजी बता रही है। आप देखिए, मेरी अंग्रेजी देख के आपको पता लग गया होगा कि मिसाल के तौर पे बाय अ पर्सन रिसीवर ऑन द टैक्स ईयर फ्रॉम अनदर पर्सन, जो बैंक नहीं है, एंड दिस पर्सन इज ऑन गिविंग एंड, ठीक है, इज एंटी एंड नेचुरल टैक्स होल्डर इवेंचुअली थ्रू ही या शी कैन नॉट यूज एनी अदर वे। तो जाहिर है इतनी आसान लैंग्वेज हो तो नहीं लिख सकता, तो मैं ही लिख सकता हूँ। क्या हाल, ठीक है ना? उसकी तो आदत है, वो तो है लेसर एंड लेसी बना देता, लस्सी बना के रख देता। अच्छा बच्चों, जनरली टैक्स लॉ अबाउट गिफ्ट, लोग गिफ्ट देते हैं, ये लोगों को बड़ी आदत होती है। हदीस भी है कि एक दूसरे को तोहफे देते रहा करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो इसलिए आज से आप कहें तो किसी मैं अपनी गाड़ी बड़ी ले आऊं, मतलब गिफ्ट लेने के लिए, तो हाँ बिल्कुल, तो मैं ही कह रहा था कि गिफ्ट देने चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती। तो कहते हैं एनी अमाउंट आर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव विदाउट कंसिडरेशन आर रिसीव्ड एज अ गिफ्ट, इट इज कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसको कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाउएवर इफ इट इज रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, रिसीव फ्रॉम रिलेटिव। अच्छा, अगर किसी से तोहफा वसूल करेंगे तो किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये लिखा है ना, जरा गौर करें, एग्जैक्ट लॉ की लैंग्वेज, मैंने कोई चेंज नहीं किया। एनी अमाउंट आर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन आर रिसीविंग एज अ गिफ्ट। यानी डेफिनेशन भी दे दी कि गिफ्ट क्या होता है। गिफ्ट ये होता है कि तुमने कुछ नहीं दिया और उसने तुम्हें कोई चीज दे दी। अब देखिए ना, बात बिल्कुल सिंपल सी है कि आमतौर पे किसी भी डील में गिव एंड टेक होता है। क्या होता है? गिव एंड टेक। आपने 30 रुपए दिए, उसने पानी की बोतल थमा दी, 30 रुपए बोतल एक्सचेंज। लेकिन यहां से क्या हुआ है? द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव हो गई विदाउट कंसिडरेशन, कोई पैसा नहीं दिया, तो हम समझेंगे ये आपने क्या किया है? गिफ्ट लिया। और इसको किसमें डाल देंगे? अदर सोर्स। उसके लिए हम मालूम करेंगे कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक होगी बात? हाँ, अलबत्ता वो गिफ्ट आपको आपकी दादी ने दिया है, दादा अबू ने दिया है, अम्मी जी ने दिया है, अब्बू जी ने दिया है, भाई ने दिया है, बहन ने दिया है, बेगम ने दिया। ठीक है, बेगम भी आपकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो वो किस में जाएगा? उसने लिख दिया हाउ एवर इफ गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, ठीक है, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर ये एग्जाम्प्ट है, फिर ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन मसला ये है कि लोग गिफ्ट दो तरह से देते हैं। एक देते हैं गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और एक देते हैं गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये दो अलग अलग तरीके। अब देखिए, अगर फर्ज करेंगे एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें मिस आयशा रिसीव फॉलोइंग गिफ्ट ऑन हर बर्थडे 1 जुलाई 2021 को।
उन्हें गिफ्ट मिला। तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन कौन सा गिफ्ट उनकी इनकम में शामिल होना चाहिए और कौन कौन सा नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे देखिए कि अगर ये गिफ्ट जो है ज्वेलरी सेट फ्रॉम हर हस्बैंड, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी 35, तो हम ये लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ब्लैक ना कर दे, जरा ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो इसमें लिखेंगे ज्वेलरी और यहां डाल देंगे डैश, बिकॉज ये किससे मिली है, हस्बैंड से, और हस्बैंड की दी हुई चीज एग्जेम्प्ट है टैक्स। ठीक है जी, तो हस्बैंड से लिए इसलिए एग्जेम्प्ट हो गई। दूसरा क्या है, ब्रेसलेट फ्रॉम हर सिस्टर, तो ये जो ब्रेसलेट है ये कौन किसने दे दिया, सिस्टर ने, इसको भी क्या कर दूं, एग्जेम्प्ट कर दे। ठीक है जी। अच्छा, अब मसला ये, एक गोल्ड रिंग फ्रॉम हर अंकल, अंकल डायरेक्ट रिलेशनशिप में, अंकल का घर लेना ना, अंकल चाची के साथ रहते, वो अलहदा हो गए बीच में, वो खानदान अलहदा हो गया, लिहाजा अंकल की दी हुई चीज। और एक बात ये भी ना, हम अंकल कह भी तो हर किसी को देते, ये भी एक मसला है कि जी कौन लगता है तुम्हारा, ये मेरे अंकल है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब ये आम रिलेशनशिप है, पड़ोसी को भी अंकल कह देते हैं, चाचू को भी अंकल, अच्छा मामू को भी अंकल कह देते हैं। अच्छा बच्चों, फेयर मार्केट वैल्यू वो बता रहा है, मुझे तो नहीं पता, ये देखिए डेफिनेट जिस वक्त वो दी गई उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। और ये हम पढ़ गए हैं एक जगह कि जब कोई चीज खरीदी ना जाए, कोई दे आपको प्रॉपर्टी के चक्कर में, तो फिर जिस दिन वो दी जाएगी, खैर है बाद में देख लेंगे, अभी हमें मिली है, अभी हमें मिली है, तो जब मिली है तो जिस दिन मिलेगी उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, बेचने की वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब बच्चों एक चेयर फ्रॉम हर कलीग, तो एक वो चेयर होती है तो बैठे बंदा यूं यूं हिलता रहता है, अच्छे अच्छे ख्यालात आते रहते, तो वो वाली चेयर दी है एक कलीग ने। और ये कलीग है ना, तो ये बहन है ना ये कोई आपका भाई है, लिहाजा कलीग की दी हुई चीज भी क्या होती है, ये भी टैक्सेबल होती है, तो इसको टैक्स में डाल देते हैं 20,000। इस सेंस में देखा जाए तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 1,20,000 रुपया हमारी बहन आयशा ने अर्न किया 2021। अब मसला ये कि जब उसने ये चीजें बेची हैं तो वो चली गई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। किसमें चली गई, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जब आई थी तो क्या थी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और जब बेची है तो क्या बन गई, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब जो ज्वेलरी है आपने ली थी अंकल से, सॉरी हस्बैंड से, बेची है 5 लाख में, आई थी 3.5 लाख में, तो क्या ख्याल है ये ए माइनस बी एग्जेम्प्ट है, कंसिडरेशन माइनस फेयर मार्केट वैल्यू, ये एग्जाम्प्ट होना चाहिए। ईमानदारी से बताइए, यानी 1.5 लाख रुपया लेके वो यानी हड़प कर जाए और टैक्स वाले चुप करके मुंह देखते रहे, ये आएगी। हाँ ठीक है, मिलने की आपके पैसे नहीं लगे, वो तो आपको दी थी आपके हस्बैंड ने, लेकिन कैपिटल गेन तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अब आ गई बात क्या जी, ब्रेसलेट का भी हिसाब होगा, बेची है ना आपने, तो बेचने पर तो हिसाब होते हैं। तो बेची है आपने कितने की, 2 लाख की, मिली कितने की थी, 1.5 लाख की, तो इसमें भी आपने पैसे कमाए कितना, 50,000। चले इस पे टैक्स है। अच्छा, अब बच्चों देखते हैं रिंग फ्रॉम अंकल, तो रिंग फ्रॉम अंकल है, तो जो अंकल से रिंग लिया है वो 90,000 का बेचा है, उन्होंने 1 लाख का खरीदा था, अल्लाह जाने किस जज्बात में पैसे दिए हैं,
तो इसमें आ गया है लॉस, और ये नॉट डिडक्टेबल होता है। ये तो आपको पता है ना, कैपिटल गेन में ये नॉट डिडक्टेबल होता है। अच्छा, चेयर है, चेयर क्यों नहीं आएगी? मूवेबल कंज्यूमर आर्टिकल है। अब इधर से कितना आ गया? 2 लाख। अब ये तो 3,20,000 बनता है मेरे ख्याल में। बाकी अगर कोई और इनकम हुई तो इसमें ऐड हो जाएगी, सैलरी वगैरह जो भी उस साल के होंगे वो ऐड हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? तो ये बात आपको समझ आइए गिफ्ट वाले मामले की, क्या ख्याल है जी? अच्छा, अब बच्चों आ गया गिफ्ट इन कैश। अच्छा, गिफ्ट इन कैश एक ऐसी चीज है जिसको हमें जरा तफसील से पढ़ना चाहिए। जैसे इनको आपने तफसील से पढ़ा है तो मैं इसको डिस्कस तो कर सकता हूं, लेकिन वो होगा ये कि टाइम शॉर्टेज की वजह से शायद आप इसको इतना अच्छा समझ ना पाए। तो बेहतर ये है कि इसको हम अपनी 2 बजे वाली क्लास में डिस्कस कर लें। क्या ख्याल है? आ जाएंगे ना सब बच्चे? नहीं, 2 बजे। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन जाते जाते एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जाता क्या एक डेफिनेशन में 5 मिनट पढ़ लेते हैं। चलिए, कहते हैं गिफ्ट इन कैश, गेटिंग मनी इन कैश फ्रॉम रिलेटिव्स, लाइकवाइज सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। इनसे अक्सर हम ईदी शीदी भी लेते रहते हैं, और अगर ये अमीर हो तो ईदी शीदी में पैसे ज्यादा भी दे देते हैं। तो ये काउंट नहीं होते, ये काउंट नहीं होते। लेकिन गेटिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश फ्रॉम अदर पीपल लाइक दोस्त, चाचू जी, चाची जी, पड़ोसी, पड़ोसन, तो इट्स कंसीडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दीज इंडिविजुअल कैन गिव यू गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ चेक। ये चेक में गिफ्ट दे सकते हैं, यानी अगर आपने गिफ्ट देना तो किस में देना है? चेक। लेकिन जो दादी अम्मी है, दादा अबू है, वो कैश भी दे सकते हैं, क्योंकि उनका दिया हुआ पैसा काउंट नहीं होता। लेकिन इनका दिया पैसा किस में जाएगा? अदर सोर्स में जाएगा। लिहाजा बेहतर इनके लिए यही है कि किस में दें? चेक में पैसा दें, वरना ये पैसा टैक्स लग जाएगा। अच्छा, एक बात होगी बच्चों, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना को तो अब्सॉर्ब कर लेंगे ना, आपको याद रहेगा। दादी अम्मी चाचू, वैसे ये गिफ्ट में भी तकरीबन था कि उनके पैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में काउंट नहीं होते थे, बाकी के होते थे। तो कैश में भी ऐसा ही है। लेकिन एक एडवाइस उन्होंने की है कि कैश जब भी दें, जब भी गिफ्ट दें अगर कैश की शक्ल में, तो बेहतर यह है कि कैश ना दें, और बेहतर यह है कि आप चेक दें। क्लियर बच्चों? तो फिर अब मैं शुरू करूंगा टॉपिक जब आप आओगे एडवांस का। अच्छा, एडवांस के साथ मैं गिफ्ट की कोई मिसाल एक आध ऐड कर लूं, ठीक है? लेकिन गिफ्ट वाला मामला थ्योरेटिकली याद हो गया, पक्की बात है, कभी भी पूछेंगे तो याद होगा।